तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें पढ़ने के तरीके पता हैं या टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में जानकारी है? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग एग्ज़ाम टॉप करते हैं वो कैसे कोई किताब पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं और क्यों उनको ज़्यादा याद रहता है, एग्जामिनेशन पे उनके नंबर कैसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो उनकी जो तरीके हैं पढ़ने के वो बताने की कोशिश करूँगा और वो तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको भी टॉप करना है, आपको भी आगे निकलना है। तो कोई भी किताब पढ़ने की कोशिश आप क्यों करते हैं? अलग अलग वजह हो सकती है, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो एग्जामिनेशन के पर्पज से बताने वाला हूँ कि कोई किताब आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको याद करना है, एग्जामिनेशन में वो आएगा और उसका आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ स्टेप्स होते हैं जब भी टॉपर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो नॉर्मल किताब उठा के पढ़ना शुरू नहीं करते हैं। जैसे आप मैं बोलूँ कि आप कहीं खाना खाने जाते हैं और आप जाते हैं तो मेन्यू उठाते हैं, उसमें एक बार देखते हैं कि मेन्यू में क्या क्या है, फिर आप माहौल लेते हैं, फिर आप पढ़ने की या खाने की कोशिश करते हैं। सेम है, पहला जो स्टेप है वो है स्कैन करने का, कि कोई भी किताब अगर आपने उठाई तो आप पहले उसको स्कैन करते हैं कि इसके चैप्टर्स कैसे ऑर्गेनाइज हैं, या जो चैप्टर आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस चैप्टर में हेडिंग्स क्या है, टेबल्स में क्या क्या है, कौन कौन सी पिक्चर्स यूज हैं, हेडिंग क्या है। तो सबसे पहले आप जब उन चीज़ों को करते हैं, स्कैन करते हैं किताब को, तो आपके ब्रेन में एक्सपेक्टेशंस आ जाती है। आपका ब्रेन एक जो पुराना आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, उसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ह्यूमन ब्रेन खाली तो होता नहीं है। मान लीजिए कि मैं इंडियन पॉलिटी उठाने वाला हूँ, कोई नई किताब आई है, उसका पहला चैप्टर मैं पढ़ने वाला हूँ जो हिस्टोरिकल साइड के बारे में है कि इंडिया में ब्रिटिश एरा में क्या क्या कानून आए थे उसके बारे में। अब वो किताब मैं उठाता हूँ, वो किताब का मैं हेडिंग देखने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं हेडिंग में डीप नहीं पढ़ूंगा, अभी मैं हेडिंग स्कैन करूंगा, जो पिक्चर्स हैं वो देखने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या करेगा, जो मेरे ब्रेन का पहले का माइंड मैप है, जो पहले की अंडरस्टैंडिंग है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की, पिक्चर्स को लेके, रॉबर्ट क्लाइव को लेके, 1764 में कुछ हुआ था, 1757 में कुछ हुआ था, 1857 में कुछ हुआ था, इन सारी चीज़ों को स्कैन करके मेरा ब्रेन जो पुराना मेरा नॉलेज है ना उससे कनेक्ट करेगा। अब उसको कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, उसको लगेगा यार इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो मुझे आती है, तो एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कुछ जानने की, यार इसमें कुछ तो अलग है, कुछ नई पिक्चर्स हैं, कुछ नई बातें, अब पढ़ने में मजा आएगा। तो आपने अपने अंदर पढ़ने के लिए भूख पैदा कर ली, और भूख पैदा करने के साथ साथ आपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था आपका, आपके ब्रेन में जो माइंड मैप थे, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उससे कनेक्ट कर लिया। इसका फायदा क्या होता है, ब्रेन रिफ्यूज नहीं करता। अगर मैं आपको डायरेक्ट कोई नया काम दे दूं ये करूँ तो आप मना करते हो, ब्रेन भी वैसे होता है। वो पहले आलसी होता है, वो डिफॉल्ट मोड में नहीं चाहता किसी नई चीज़ में पचड़े में पढ़ना। तो बोलेगा अच्छा ये तो पहले से पता है, चलो पढ़ लेते हैं। तो ये फायदा होता है। तो पहला काम है आपको स्कैन करना है, किताबें, इमेज देखनी है, हेडिंग्स देखनी है, सारी चीज़ें करनी है। दूसरा जो स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं SQ और 3R मेथड। इसमें क्या होता है कि आप पहले सर्वे करते हैं किताब का कि भाई किताब में क्या क्या है, फिर आप क्वेश्चंस जनरेट करते हैं कि इस हेडिंग में अच्छा ये है, इसमें इसके बारे में, इसके बारे में, तो उससे सवाल एक निकालते हैं कि भाई इस हेडिंग में क्या हैंडल किया गया होगा, किसके बारे में बताया गया होगा। वो सवाल जब आप करते हैं तो आपका ब्रेन एक नए तरीके से चलने लग जाता है, क्योंकि अब सवाल आ गया है, अब वो जवाब तलाशने की कोशिश, फिर आप उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। आपको भूख लग गई, आपको एक सवाल मिल गया कि यार इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ था, 1857 की क्रांति फेल हुई थी, क्यों हुई थी, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वहां पढ़ना पड़ेगा। अब आप रीड करते हैं, और ये नॉर्मल रीडिंग नहीं है। जब आप रीड करने की कोशिश करेंगे तो पहले सिंपल रीडिंग आप पढ़ सकते थे बिना स्कैन करे, बिना SQR करे, लेकिन अब आप रीड करेंगे तो एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको रीड करना है, फिर इस चीज़ को रिसाइट करना है, दोबारा भी एक बार हल्के से देखना है, और फिर बाद में इसको रिव्यू करना है। ये तो दूसरे स्टेप के बारे में बातें हो गई। तीसरा जो स्टेप है, जब आपने ये कर लिया, एक बार रीड कर लिया, रिसाइट कर लिया, रिव्यू कर लिया, तब आप हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। पहली रीडिंग में हाईलाइट करने की कोशिश मत करो, आप दोबारा जब पढ़ रहे हो तो हाईलाइट करने की कोशिश करो। और हाईलाइट में कुछ नियम होते हैं कि ये नहीं करना कि आप 100% हाईलाइट कर दे रहे हैं पूरी किताब में। कुछ लोग को देखता हूँ पूरी किताब कलर्ड कर देते हैं। कलर तो इसलिए कर रहे हो ताकि वहां से हिंट मिलके ब्रेन पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग बना पाए, फैक्ट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या हैं, वो करने के लिए। आप पूरी किताब हाईलाइट करने के लिए, कलर करने के लिए थोड़ी बैठो, पेंटर थोड़ी हो आप। आपको पेंटिंग करने के लिए नहीं रखा है, आपको हाईलाइट इसलिए कर रहे हो ताकि आपके ब्रेन के लिए आसान हो जाए उसको पढ़ना। तो आपको 10 से 15% पार्ट हाईलाइट करना है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आती हैं, मान लीजिए मुझे पता है कि 1764 में बक्सर में कुछ हुआ था, अब वहाँ पे लिखा है कि ये बक्सर में कुछ हुआ है, 1757 में कुछ प्लासी में हुआ था। अब ये बेसिक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उसको टिक करने की जगह मैं वो चीज़ टिक करूंगा जो मुझे नहीं आती है। तो इस तरह से आपको हाईलाइट करना है। उसमें भी आप अलग अलग कलर ले सकते हैं कि फैक्ट्स को आप एक कलर से करेंगे, येलो कलर अच्छा लगता है मुझको, या कॉन्सेप्ट को अलग कलर से करेंगे। और वो करने के बाद आप कहीं ना कहीं किताब को पर्सनलाइज कर देते हैं, जहाँ पे लगता है यार किताब अब आपकी हो गई। जो किताब आपने खरीदी थी वो तो सबके पास है, लेकिन जब आप किताब में टिक कर लेते हैं, पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा पर्सनल हो जाता है। पर्सनल चीज़ें थोड़ी प्यारी होती हैं, तो आप उसको ज़्यादा आसानी से पढ़ पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। आपका ब्रेन भी देखता है कि यार यहाँ पे कलर भी है। और वो डुअल कोडिंग वाला मेथड तो आपको याद ही होगा कि जहाँ ब्रेन विजुअल भी पसंद करता है और सुनता है और देखता है, दोनों चीज़ें से कनेक्ट करके एक अच्छी मेमोरी बनाता है। तो एक बार आपने हाईलाइट कर लिया सारी चीज़ें, इस तरह से सारी चीज़ें आपने अरेंज कर ली, उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद आपको क्विक रिवीजन करना है। अब क्विक रिवीजन क्या होता है उसके बारे में, ये चौथा स्टेप है, उसके बारे में जानते हैं। बहुत लोगों को क्या लगता है कि वो पढ़ लेते हैं और पढ़ते समय समझ में आ गया तो गेम खत्म है। ऐसा नहीं। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं सिर्फ कि आपको समझ में आ जाए, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद वो याद करके आप लिख पाएँ। आपका ब्रेन 70% चीज़ें 1 दिन बाद, 90% चीज़ें वो 1 हफ्ते बाद भूल जाता है। तो आपको अगर रिटेन करना है तो आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, डुअल कोडिंग यूज करना पड़ेगा। तो सबसे है कि जैसे ही आपने पढ़ा कोई चीज़, शाम तक उसको एक बार फिर से देख लो तो वो चीज़ें थोड़ी सी सॉलिड हो जाती हैं। जैसे घर पे आप सामान रखते हैं तो एक बार देख लेते हैं ना कौन सा सामान कहाँ रखा है, तो आपको एक बार वो क्विक रिवीजन कर लेना है या एक बार रिव्यू कर लेना है, देख लेना है। और ये काम अगर आप कर लेंगे तो आपका ब्रेन उन चीज़ों को सॉलिड कर लेता है। तो ये तो आपका चौथा स्टेप हो गया कि एक बार आपने सारा फिनिश कर लिया, हाईलाइट कर लिया, उसके बाद एक, जब आप हाईलाइट करने के बाद पढ़ेंगे तो एक नए तरीके से काफ़ी आसान हो जाता है रिवाइज करना, तो वो करेंगे तो मज़ा आएगा। फिर पांचवा जो काम करना है आपको रिवीजन में डाल देना है। अब एक बार आपने रीड कर लिया, अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब बार बार उसको रिपीट करना है। स्पेस्ड रिपीटिशन की टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। 1 दिन बाद रिवाइज करना है, 1 हफ्ते बाद रिवाइज करना है, 1 महीने बाद रिवाइज करना है। एक्टिव रिकॉल यूज कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को याद करना है और कोशिश करना है उसको रिकॉल करके लिखने का या उसको बनाने का। या जो और भी मेथड होते हैं, इंटरलीविंग का मेथड आप यूज कर सकते हैं, या फिर फिनमैन जो टेक्निक है जहाँ पे आप एक्सप्लेन करते हैं किसी को, वो यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपर्स ये तरीके यूज़ करते हैं, वो पहले स्कैन करते हैं, फिर सर्वे करके, रिवाइज करके, रीड करके वो देखने की कोशिश करेंगे, फिर हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, फिर क्विक रिवीजन करेंगे और फिर उसको रिवीजन में डाल देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें ज़्यादा बेहतर याद होती हैं क्योंकि गोल है याद करना। आज मैं कोई चीज़ पढ़ूंगा मुझे समझ में आ जाएगी 70% 80%, लेकिन 70-80% रहेगा कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए टॉपर्स ये तरीके अपनाते हैं। आप कौन से तरीके अपनाते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। किस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। और कितना सिलेबस आपने कवर कर लिया है, अपने बारे में कोई कहानी है या इनमें से कौन सा तरीका आप अपनाते हैं उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट किया करो क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे पता लगती हैं। आपको अपना काम तो पता है, टेलीग्राम पे कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है और मेंबरशिप लेनी है, ठीक है। लगातार मैं वीडियोस देता हूँ, हर दिन आपको 1-2 वीडियोस मिलते हैं, इतनी अच्छी लोकेशंस मिल रही हैं और उसके बाद भी आप मेंबरशिप लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो। मैं कोर्सेज भी लॉन्च करूँगा अलग अलग, लेकिन अगर आपको मिनिमम प्राइसेस पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको वो करना चाहिए। आप 2 लाख 3 लाख की कोचिंग करते हो और आपका काम नहीं होता, लेकिन ये टेक्निक्स यूज करके अगर आपका काम हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं बेहतर है। और ये मेरे लिए बेहतर है कि मैं फ्री होके ये वीडियोस बना पाऊंगा। तो मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, बाकी लोगों को मोटिवेट करो मेंबरशिप लेने के लिए, क्योंकि ये चैनल काफ़ी ग्रो करेगा और काफ़ी नए वीडियोस आने वाले हैं अगर आप ये सब करते हैं। अगर मुझे लगेगा कि यार सामने वाले इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं या सामने वालों को लगता है कि सारी चीज़ें बिना मेहनत की हो रही हैं, तो फिर मेरा भी मोटिवेशन कम होगा। तो इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। आपका काम है सपोर्ट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेंबरशिप लेना, और मेरा काम है वीडियोस क्रिएट करना, ऐसी मोमेंट्स और ऐसी माहौल पे आप लोगों को चीज़ें बताना। तो ये हैं टॉपर्स के तरीके, और ये तरीके अपनाने की कोशिश करो। थोड़ा डिफिकल्ट होगा शुरू में, लेकिन अगर डिफिकल्ट नहीं है तो फिर मज़ा कहाँ है। तो अगर आपको मज़ा लेना है, डिफिकल्ट चीज़ें किया करो और वो रास्ते आसान कर देगी। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो।